नमस्कार। बात करेंगे 23 फरवरी के एडिटोरियल की। टाइटल है वेटिंग टू रश और ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर में। कल वाले न्यूज़पेपर में सेकंड एडिटोरियल ये दिया हुआ है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से जाकर आप देखें कि कौन से वर्ड्स नए आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, और वो सुबह जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आज के इस सेशन में देखिए, वेटिंग टू रश का मतलब क्या है। वेटिंग इंतजार किया जा रहा है, टू रश, रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना। जब अंतिम मोमेंट्स आए, जब अंतिम क्षण आए, उस समय आप एकदम से मतलब हड़बड़ाहट में जल्दबाजी करते हैं तो उसको बोलते हैं रश करना। तो वेटिंग टू रश का मतलब है इंतजार है यहाँ पे जल्दबाजी का। और जल्दबाजी किसको लेकर है? ईपीएफओ को लेकर ये एक एडिटोरियल लिखा गया है। पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका फुल फॉर्म है ईपीएफओ का, इसे आप हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, ईपीएफओ जो है उसने एक्विट नहीं किया है। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना होता है, इसका ऑपोजिट होता है कन्विक्ट। ठीक है, अच्छा, किस चीज़ से दोष मुक्त किया? अगर ये होता तो इसके बाद में प्रेपोजिशन हम ओव लगाते, ओएफ लगाते, और इसके साथ में इसका जो ऑपोजिट होता है कन्विक्ट, वहाँ पे भी ओव लगता। तो ये बात अगर आपको याद ना रहे तो आप नोट कर लें। एक्विट, ACQUIT, और इसका ऑपोजिट कन्विक्ट। ये दोनों ही सिनोनिम्स नहीं हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इन दोनों के साथ ही हम ओव लगाते हैं अगर इसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो। यहाँ जो सेंटेंस है उसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम ओव नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ओव का प्रयोग किया जाता। कह रहा है कि ये जो ईपीएफओ है, इसने एक्विट नहीं किया है, इसने अपने आप को दोष मुक्त नहीं किया है। वेल मतलब ठीक तरीके से, बाई इशूइंग, कैसे? इशू करके, जारी करके। क्या? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर को हिंदी में बोलते हैं परिपत्र। कुछ ऐसे परीक्षाएं भी होती है जहां पे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्क्यूलर है तो उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो याद रखिएगा सर्क्यूलर का मतलब है परिपत्र। ऑन हायर पीएफ स्कीम और पेंशन, और ये जो परिपत्र यहाँ पे जारी हुआ है वो किसको लेकर है? अपेक्षाकृत ज़्यादा पीएफ पेंशन को लेकर। एट द फैग एंड, देखो फैग एंड जहाँ पे दे रखा है, फैग वैसे सिगरेट को बोलते हैं, फैग एंड जहाँ दे रखा है इसका मतलब है अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग को बोलते हैं फैग एंड। तो ये बात भी नोट कर लें आप, फैग एंड। फैग एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट पार्ट। किसी चीज का अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? फैग एंड कहलाता है, लास्ट पार्ट। तो कह रहा है कि ये जो फैग एंड जो है, फैग एंड मतलब अंतिम जो समय है किसका? द 4 मंथ पीरियड, 4 महीने का जो समय दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया था समय कब? अपनी नवंबर 2022 के जजमेंट में, नवंबर 2022 में निर्णय जो दिया था उसमें। एक बार फिर समझिए, ईपीएफओ ने अपने आप को दोष मुक्त नहीं किया है ठीक तरीके से। कैसे? इसने केवल एक काम किया है, परिपत्र जारी कर दिया है। पहले 2022 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया था। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संगठन को 4 महीने का समय दिया था। ठीक है, क्या? 4 महीने का समय दिया था हायर पीएफ पेंशन को लेकर कि आप ये जो सेटलमेंट करना है वो 4 महीने में कर दीजिए। लेकिन इसने क्या किया है कि 4 महीने के समय, मतलब ये 2022 नवंबर की बात है, और अब इसने जब नज़दीक आ रहा है समय तो फटाफट से इसने एक परिपत्र जारी कर दिया है। तो परिपत्र जारी करके इसने जस्टिफाई नहीं किया है, कहें कि जो आरोप इस पर लग रहा था वो इसने पूरी तरीके से अपने आप को आरोप मुक्त तो नहीं किया है। ईपीएफओ की वर्ब जो है वो हैज़ एक्विटेड है, और इटसेल्फ आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ईपीएफओ को देखकर ही है। एक बात काम की बता दूं कि सेल्फ जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी देखने को मिलता है और इम्फेटिक में भी। दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो। सेल्फ और सेल्ज, जब सिंगुलर होता है तो सेल्फ लगाया जाता है, प्लूरल होता है तो सेल्ज लगाया जाता है। दोनों में मुख्य जो अंतर है वो ये होता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाते हो तब तो वो इम्फेटिक कहलाता है, और जब वर्ब के बाद में लगाते हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो चूंकि ये वर्ब के बाद में है इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। वेल है वो एडवर्ब है, और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो बेटर और बेस्ट होती है। बाई प्रेपोजिशन है तो इसके बाद देखिए आईएनजी का प्रयोग है, इशूइंग है। तो ईपीएफओ ने अपने आप को आरोप मुक्त नहीं किया है। कैसे? एक परिपत्र जारी करके, किसको लेकर? हायर पीएफ पेंशन को लेकर। और कब? 4 महीने का जो अंतिम समय चल रहा है तब। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अलाउ किया था, 4 महीने का टाइम दिया था, कब? नवंबर 2022 के जजमेंट में। ये जो इट्स आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा दय लगता है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। आगे आइए।
This time period was given to members of the Employees Pension Scheme of 1995 who were in service as on September 1st, 2014 and whose employers had made PF contributions in excess of the statutory ceiling, which was 5,000 up to May 31st, 2001 and 6,500 up to August 31st, 2014. कह रहा है कि दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड दिया गया था ना, ये वॉज गिवन, ये दिया गया था, पैसिव है और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है। किसको? मेंबर्स को। मेंबर्स किसके? एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के मेंबर्स। कब की और कब ये मेंबर्स कब के थे? ये ईपीएस 1995 की बात है। हु वर इन सर्विस, जो कि सेवा में थे। कब? एज ऑन सितंबर 1st 2014। एज ऑन और एज ऑफ दो चीजें होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो डेट दे रखी है उस डेट की स्थिति ये है। तो सितंबर 1, 2014 की बात है। एंड हुज एम्प्लॉयर्स, और उनके जो नियोक्ता हैं जिन्होंने रोजगार इनको दे रखा था, या फिर कहें कि जो भी संगठन जहां से जिनके मतलब कहें कि अंडर गाइडेंस ये काम कर रहे थे, हैड मेड पीएफ कंट्रीब्यूशन, इन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने अपना योगदान दिया था इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट। सीलिंग वैसे छत को बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब है अपर लिमिट, जो ऊपरी सीमा है। और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एक्सेस में, जितना कि वैधानिक एक लिमिट है, लीगली एक लिमिट तय कर रखी है, कानूनी रूप से एक लिमिट तय है, उससे ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। जो कितना था? जो कि था 5,000 रुपये और 6,500 रुपये। 5,000 कब तक था? 31 मई 2001 तक। और 6,500 कब तक था? अगस्त 31, 2014 तक। एक बार फिर समझिए, दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड था 4 महीने वाला, ये दिया गया था, पैसिव हो गया। किसको? मेंबर्स को। मेंबर किसके? ईपीएस के, ठीक है, 1995 के। जो कि हु किसके लिए आ रहा है? इन मेंबर्स के लिए आ रहा है, जो कि सर्विस में थे 1 सितंबर 2014 को, और जिनके एम्प्लॉयर जो थे उन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया था एक्सेस में, जितनी की वैधानिक एक लिमिट थे उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और ये लिमिट के बारे में कहा गया है कि जो 31 मई 2001 तक तो 5,000 की लिमिट थी और अगस्त 31, 2014 तक की लिमिट 6,500 की थी, उससे ज़्यादा इन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया था, योगदान दिया था। सब्जेक्ट वर्ब की बात करोगे, टाइम पीरियड की वर्ब वॉज गिवन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, आ रहा है इसके लिए वर, ये मेंबर्स के लिए आ रहा है। इसके अंदर एम्प्लॉयर्स है, इसकी वर्ब हैड मेड है, और याद रखिए एच जहां भी आएगा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर, वहां पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये मेड थर्ड फॉर्म है। विच आ रहा है, वो आ रहा है सीलिंग के लिए, इस अपर लिमिट के लिए, और लिमिट दे रखी है वॉज लगा के, वॉज इसकी वर्ब हो गई, ये आगे लिमिट दे रखी है। अप टू जहां लगाते हो इसका मतलब वहां तक। तक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 5,000 ही है, मतलब 0 से लेकर 5,000 तक ये होती है अप टू। जब आपको किसी शॉप पे, किसी शोरूम पे लिखा हुआ मिले कितना डिस्काउंट है ना, मान लीजिए 35% डिस्काउंट है, इसका मतलब वो स्टार्ट 0 से लेकर और 35% तक की रेंज है। मतलब डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे आगे देखिए, इससे आगे दे रखा बट द ईपीएफओ टुक इट्स ऑन टाइम, लेकिन ईपीएफओ ने क्या किया? 4 महीने का जो समय दिया था इसने और टाइम लिया। जब आप ये कहते हो टेक योर ऑन टाइम, इसका मतलब है आप बिल्कुल स्लो तरीके से काम कर रहे हो, बिल्कुल सोच समझकर धीरे धीरे काम कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। तो लेकिन ईपीएफओ ने अपना टाइम लिया, बहुत स्लो रहा अपनी प्रोसेस में। ईपीएफओ की वर्ब टुक है, इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव है ईपीएफओ का। द कोर्ट यूजिंग डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी का मतलब लिख लीजिए वॉलेंटरी, वॉलेंटरी कह सकते हो, ठीक है। स्वैच्छिक कह दीजिए इसको, ऑप्शनल कह दीजिए, ऑप्शनल, स्वैच्छिक, ठीक है। तो ये एक विवेकशील, मतलब अपने विवेक के आधार पर, ये ओपन टू चॉइस होता है, अपनी पसंद पर आधारित होता है, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाहरी बाध्यता नहीं होती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी पावर्स। तो ये विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। अंडर आर्टिकल 142, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? 142 के तहत है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कह रहा है ईपीएफओ ने टाइम लिया, कोर्ट ने अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और ये किसके तहत यूज की थी कोर्ट ने शक्तियां? संविधान की अनुच्छेद 142 के तहत हैड ग्रांटेड। अब कोर्ट ने, कोर्ट की वर्ब हैड ग्रांटेड, इसने स्वीकार किया दीज मेंबर्स, इन मेंबर्स को द 4 months, मतलब इनको 4 महीने दे दिए थे कोर्ट ने, ठीक है। ग्रांट का मतलब स्वीकृत करना। विच इट कॉल्ड ए फर्दर चांस, और इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि जो तुम्हें 4 महीने हम दे रहे हैं, ये आगे आपको एक चांस और मिल रहा है। फर्दर का मतलब होता है आगे, एक होता है फार्दर, एक तो क्या होता है फर्दर, और एक क्या होता है फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, और फार्दर का मतलब होता है दूर। ये इन दोनों में मतलब है, दोनों में अंतर है।
तो जिसे कि इसने कहा कि ये आपको एक आगे चांस मिल रहा है। एज टू अपॉर्चुनिटी हैड बीन प्रोवाइडेड, क्योंकि 2 अवसर पहले दिए जा चुके थे 2014 के अमेंडमेंट में ऑफ द ईपीएस, और ये अमेंडमेंट किसका था? ईपीएस का था। यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ग्रामर की एरर है। अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और यही सेंटेंस दिया जाए तो यहाँ पे आप गलती कर देना, ऑफ के स्थान पे टू। अमेंडमेंट जिसमें होता है उसके लिए टू लगता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, बदलाव। तो चेंज हो या अमेंडमेंट हो, दोनों के साथ में ही क्या लगाते हैं? टू। तो ऑफ के स्थान पे टू लगना चाहिए। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है। कोर्ट, कोर्ट की वर्ब है हैड ग्रांटेड। फिर यहाँ पे इट, इट की वर्ब है कोल्ड, ये इट कोर्ट के लिए प्रोनाउन आ रहा है। टू अपॉर्चुनिटीज, वर्ब है हैड बीन प्रोवाइडेड, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो कोर्ट ने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसके तहत? आर्टिकल 142 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत ग्रांट किया इन मेंबर्स को 4 महीने का टाइम दिया, जिसे किसने कहा कि आपको एक एक्स्ट्रा एक टाइम पीरियड मिल रहा है, फर्दर आपको एक अवसर मिल रहा है। इससे पहले 2 अवसर पहले दिए जा चुके थे, और किस में दिए थे? 2014 के अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट किस में हुआ था? ईपीएस में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इससे आगे देखिए, द कोर्ट्स रैशनल। जहां भी ये वर्ड आएगा रैशनल, इसका मतलब होता है लॉजिक। क्या मतलब है? लॉजिक, तर्क। तो कोर्ट का तर्क क्या था? तो रैशनल की वर्ब वॉज है, तर्क ये था कि दैट कंजंक्शन है। इट फाउंड, इट यहाँ पे कोर्ट के लिए प्रोनाउन दे रखा है। नाउन के स्थान पे जो वर्ड आएगा प्रोनाउन कहलाएगा, तो कोर्ट के स्थान पे आया इसलिए प्रोनाउन है। तो कोर्ट का लॉजिक ये था कि इट फाउंड अनसर्टेनिटी, कि कोर्ट को यहाँ पे अनिश्चितताएं मिली है। किसके संबंध में? एज रिगार्ड्स का मतलब, एज रिगार्ड्स एक फ्रेज है। एज रिगार्ड्स एक फ्रेज है। फ्रेज देखिए, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ 2 शब्द हैं, एज और रिगार्ड्स, तो इसका मतलब ये फ्रेज हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंसर्निंग, सब संबंधित। ठीक है, संबंधित को हम क्या बोलेंगे? संबंधित को बोलेंगे एज रिगार्ड्स। तो कह रहा है कि कोर्ट का तर्क ये था कि इसने अनिश्चितता पाई किसके संबंध में? द वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट। जो संशोधन हुआ है ना, उसके वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब वैधता, कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो संशोधन जो किया गया था उसकी वैधता के संबंध में इसको अनिश्चितताएं मिली, क्वॉस्ड बाय 3 हाई कोर्ट्स। और ये अमेंडमेंट 3 हाई कोर्ट ने, 3 उच्च न्यायालयों ने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे एक वर्ड है क्वॉश, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वॉश, और इसका मतलब होता है रिपील, या फिर इसका मतलब होता है रेसिंड। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं एब्रोगेट। रिवर्स भी कहा जा सकता है, एबोलिश भी कहा जा सकता है, रद्द करना होता है, नलीफाई करना कह सकते हैं। तो इस अमेंडमेंट को 3 हाई कोर्ट पहले ही रद्द कर चुके थे, और ये कहा कोर्ट ने कि द अथॉरिटीज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अभिप्राय, और जो अधिकारी लोग हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन था, जो उन्होंने समझाया था किस बारे में? द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब अंतिम डेट, डेडलाइन, जिस समय तक आपको काम पूरा करना है। इन द वे ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज exercising the option within a maximum period of 1 year as stipulated in the amendment scheme। stipulate का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, निर्धारित करना। ठीक है, क्या मतलब है देखो। तो और ये कहा कि जो अधिकारियों का इंटरप्रिटेशन है कट ऑफ डेट को लेकर, वो इंटरप्रिटेशन हैड कम आया था इन द वे ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज, इस तरीके से आया था कि जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य कर्मचारी हैं, जिसको इस स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मींस यूज कर रहे हैं ऑप्शन को। ऑप्शन कौन सा? विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, की मैक्सिमम पीरियड जो 1 साल है, उस ऑप्शन का वो प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर समझिए। कह रहा है कि कोर्ट का जो तर्क था वो ये था कि भाई हमने अनिश्चितताएं पाई हैं किस चीज़ में? जो संशोधन आपने किया और जिसको 3 हाई कोर्ट ने पहले से ही रद्द कर दिया था, उसकी वैधता को लेकर हमें थोड़ी सी शक है, संदेह है, क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमाग में है। साथ में कहा कि जो अथॉरिटीज़ का इंटरप्रिटेशन है, देखिए याद रखिए कि जब भी कोई प्लूरल नाउन दे रखी हो, और प्लूरल नाउन में मैं खास करके बात कर रहा हूँ उन प्लूरल नाउन्स की जिनके लास्ट में एस और एस दे रखा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ के लास्ट में एस दे रखा है आपको। और जो अधिकारियों के इंटरप्रिटेशन है, जो उन्होंने समझाया कट ऑफ डेट को लेकर, वो इस तरीके से समझाया कि एलिजिबल एम्प्लॉयज जो हैं, जो इस दायरे में आते हैं, जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, वो ऑप्शन कौन सा यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर वाला यूज कर रहे हैं। और ये जो है मैक्सिमम 1 पीरियड वाला, वो अमेंडेड स्कीम में निर्धारित था। ये चीज़ कहाँ बताई गई थी? जो स्कीम जो संशोधित की गई थी, बदली गई थी, परिवर्तित की गई थी, उस स्कीम में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से,
दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। अगर वर्ड कैटेगरी की बात करें, कैसे पता लग जाता है मुझे, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। पहली बात तो सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाले शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, या फिर यूँ समझिए कि जिन वर्ड्स के एंड में ly होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, या फिर यूँ समझिए कि ly हटाने के बाद शब्द अगर एडजेक्टिव बच जाता है तब भी एडवर्ब है। तो अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो दुर्भाग्यवश जो अभी हाल ही में सर्कुलर जारी हुआ है, परिपत्र जारी हुआ है, इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप नोट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है क्या, जो एकदम क्या हो, एक्सटेंसिव हो, विस्तृत हो, व्यापक हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है जो एक्सटेंसिव हो, जो वाइड स्प्रेड हो, जो सब चीज़ों को शामिल करने वाला हो, इंक्लूडिंग ऑल हो, उसे कहते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंसिव। तो कह रहा है दुर्भाग्य से जो लेटेस्ट परिपत्र जारी किया गया है ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव नहीं है, विस्तृत नहीं है, व्यापक नहीं है, वाइड रेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एलिजिबल एम्प्लॉयज। अब वो कर्मचारी जो एलिजिबल हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, वुड नीड, इनको जरूरत पड़ेगी। देखो, वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम भविष्य की किसी कल्पना की बात करते हो, इमेजिन करते हो। तो जो योग्य कर्मचारी हैं उनको जरूरत पड़ेगी, इसकी वह वुड नीड है। एडिशनल सर्कुलर्स, कुछ अतिरिक्त परिपत्रों की जरूरत पड़ेगी। टू बी इश्यूड, की परिपत्र जारी किए जाएं। बिफोर दे कैन मेक देयर डिसीजन, जब वो निर्णय लें उससे पहले ऐसा हो जाए, ऐसी इनको आवश्यकता पड़ेगी। तो एलिजिबल एम्प्लॉयज की वर्ब वुड नीड हो गई, दे की वर्ब है वो कैन मेक हो गई। और याद रखें कि मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ वुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म है, यहाँ पे कैन मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म है। तो कह रहा है कि एलिजिबल एम्प्लॉयज जो हैं उनको जरूरत पड़ेगी किस चीज़ की, अतिरिक्त सर्कुलर्स की, अतिरिक्त परिपत्रों की। एडिशनल जो है वो अतिरिक्त को बोलते हैं, और एडिशनल है वो एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली लास्ट में एल आता है वो सब एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबल एम्प्लॉयज को जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त परिपत्रों की, कि वो परिपत्र क्या किए जाएं, टू बी इशूड, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, कि उनको जारी किया जाए किससे पहले, उनसे पहले कि वो अपना डिसीजन लें। ठीक है, दे किसके लिए आ रहा है, एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए। आगे कह रहा है एंड ऑल दिस नीड्स टू बी डन, और ये सारा जो प्रक्रिया है इसको किए जाने की जरूरत है, इसकी वर्ब नीड्स है। टू बी डन पैसिव हो गया। ऑन और बिफोर मार्च 3, मतलब 3 मार्च से पहले पहले। 3 मार्च ही क्यों, क्योंकि ये कोर्ट की डेडलाइन है, कोर्ट ने 4 महीने का जो टाइम दिया था वो 3 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी प्रक्रिया है इसको करने की जरूरत है, या तो आप 3 मार्च को कर दो या 3 मार्च से पहले पहले कर दो। 3 मार्च का टाइम है, वो कोर्ट की डेडलाइन है, ये कट ऑफ डेट है। अब मेंबर्स एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, या सहमति कह दो, स्वीकृति कह दो। तो कह रहा है मेंबर्स एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, मतलब कोई भी सदस्य है वो अगर स्वीकृति रखता है, यदि वो कोई चीज़ को स्वीकार करता है तो उसमें क्या शामिल है, उसमें शामिल है देयर विलिंगनेस, उनकी इच्छा। किस चीज़ की इच्छा, टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मनी, कि वो पैसों के ट्रांसफर को अलाउ करेंगे इन द मेंबर्स इंडिविजुअल पीएफ अकाउंट, किसमें, किसी सदस्य के निजी पीएफ अकाउंट में। और पीएफ अकाउंट का मतलब है पेंशन फंड। ठीक है, विच इज अ पूल्ड फंड, ये एक संचित निधि है। पूल्ड का मतलब जिसमें सभी चीजें एक्यूमुलेट हो रखी है, फंड का मतलब निधि होता है। ठीक है, राशि होता है। तो विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इस पीएफ के लिए। तो एक मेंबर का जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट है, मतलब मेंबर स्वीकृति रखेगा, उसकी स्वीकृति किस चीज को मानोगे, तो स्वीकृति का मतलब ये होगा, उसमें ये शामिल होगा। तो मेंबर्स एक्सप्रेशन जो है, उस एक्सप्रेशन की वर्ब है इन्वॉल्व्स, उसमें शामिल है उनकी विलिंगनेस। अब ये देयर की जगह तो आना चाहिए था हिज, क्योंकि मेंबर दे रखा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी इस प्रकार के न्यूज़पेपर में भी हो जाती है, और हमारे लिखने में भी हो जाती है, कोई खास नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा में अगर आए तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आएगा हिज। तो मेंबर की जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट है उसमें शामिल है उसकी इच्छा कि वो ट्रांसफर ऑफ मनी जो है वो किस में कर दे, मेंबर के इंडिविजुअल पीएफ अकाउंट में। पीएफ अकाउंट क्या है, पूल्ड फंड है। सच अ डिसीजन कैन नॉट बी टेकन इन अ हरी, याद रखिए ये एक फ्रेज होती है, इन अ हरी। अब यहाँ ए क्यों लगा हुआ है, जबकि ये की काउंटेबल नाउन नहीं है। ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं, लेकिन हरी से पहले ए क्यों है, तो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं, उस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि काउंटेबल है कि नहीं है, जैसे टेल अ लाई भी होता है ना। तो इस प्रकार से इन अ हरी होता है जल्दबाजी में। तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता जल्दबाजी में। क्यों, क्योंकि एज सच ए ट्रांसफर वुड मीन, क्योंकि अगर ऐसा कोई हस्तांतरण अगर आप करोगे, ऐसे ट्रांसफर अगर करोगे, इसका तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हाई ऑफ करना। हाई ऑफ का मतलब है रिमूव करना, हटाना, सेपरेट करना, अलग करना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि आप अलग कर रहे हो क्या, सब्सटेंशियल पोर्शन। सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग कर रहे हो। किससे? लाइफ टाइम सेविंग से, कि पूरे जीवन भर जो बचत उसकी थी उसमें से आप एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसे कोई भी ट्रांसफर का मतलब ये होगा कि जो पूरे लाइफ टाइम की सेविंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप रिमूव करने जा रहे हो, सेपरेट करने जा रहे हो। सच के बाद में याद रखेंगे कि नाउन है वो कैसी आती है, सिंगुलर काउंटेबल अगर आए तो उससे पहले ए लगेगा। ठीक है, अगर सच के बाद में नाउन कैसी आए, सिंगुलर काउंटेबल, गिनने योग्य हो और गिनने में एक ही हो तो उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। और ट्रांसफर जो दे रखा है ये भी देख लीजिए, सच अ ट्रांसफर, सच के बाद में नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, ए का प्रयोग है, या फिर सीधा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं काउंटेबल होगी तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या मतलब होता है? के अतिरिक्त। तो कह रहा है इसके अलावा द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब लिखो पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है पॉसिबल या एक्सपेक्टेड, या तो कह सकते हो एक्सपेक्टेड या फिर कह सकते हो पॉसिबल। इसका मतलब होता है संभावित। क्या होता है? संभावित। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि इसके अलावा जो संख्या है किसकी, कि जो इसके अंदर आवेदन करेंगे, जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स होंगे, उनकी जो संख्या है इज लाइकली टू बी हाई, वो काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। लाइकली टू का मतलब भी संभावना होता है। क्यों? एज मतलब क्योंकि, कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग देगा। द कोर्ट जजमेंट मेड इट क्लियर, कि कोर्ट के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया दैट द अमेंडमेंट पेंशन स्कीम, कि जो पेंशन स्कीम जिसको कि संशोधित किया गया है, अमेंडेड पेंशन स्कीम है, वुड अप्लाई टू एम्प्लॉइज, वो उन एम्प्लॉइज पर लागू होगी जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट से होंगे। मतलब उन एम्प्लॉइज पर भी लागू होगी जो उन संस्थानों में, उन एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं जिनको की छूट दी गई है, एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। एज इन द केस, जैसे कि उस केस में है कि रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब कुछ ऐसे संस्थान, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो इस दायरे में आते थे नियमित रूप से वो भी हैं ही, और जिनको छूट दे रखी है वो भी हैं, उसमें भी शामिल होंगे। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा जो संख्या है, संख्या को किसकी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स की। नंबर की वर्ब है वो इज है। यहाँ एक काम की बात है कि जब ए नंबर ऑफ देखते हो आप या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ देखते हो, ये प्रश्न काफ़ी बार आता है परीक्षा में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ देखते हो तो वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन जैसे ही आप द नंबर ऑफ का प्रयोग करते हो तो वर्ब आती है सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे आप एक डेफिनेट संख्या की बात करते हो, इसलिए सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ इसकी वर्ब है वो इज है। तो कह रहा है इसके अतिरिक्त यहाँ जो संभावित एप्लीकेंट्स, आवेदकों की संख्या भी ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि एक तो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट्स में से आवेदक आएंगे और साथ साथ में जिन संस्थानों को, जिन ऑर्गेनाइजेशन को छूट दे रखी है उसके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कोर्ट के जजमेंट की वर्ब है वो मेड है और स्कीम की वर्ब है वो वुड अप्लाई है। अप्लाई के साथ में हम टू लगाते हैं, किस पर लागू होगा? अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, ऐसी परिस्थितियों में अ फ्लड ऑफ सबमिशन, सबमिशन का मतलब एप्लीकेशन सबमिट होने की प्रक्रिया, फ्लड का मतलब बाढ़, बाढ़ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में आना। बाढ़ का मतलब केवल ये नहीं होता जल प्लावित हो जाना, पानी बहुत ज़्यादा आ जाना, बहुत बड़ी संख्या में आने को भी फ्लड ही बोला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर देखो, मैंने कहा था कि सच के बाद में अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो ए लगाओ, एन लगाओ, तो यहाँ देखो प्लूरल ही लगा दी इसने, सर्कमस्टेंसेज, इसलिए प्लूरल है तो ए और एन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत बड़ी संख्या में सबमिशंस, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मतलब आवेदन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ये जो फ्लड है इसकी वर्ब इज है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको नहीं टाल सकते हो, जो निश्चित रूप से होकर रहेगा। अनअवॉइडेबल है, नेसेसरी है, यूं कह दो। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल, जो होकर ही रहेगा, पक्का है। डिसरप्टिंग द नॉर्मल वर्कलोड, और इससे क्या होगा? जब इतने ज़्यादा सबमिशन आएंगे, इतनी एप्लीकेशंस आएंगी तो इससे क्या होगा? बाधित होगा। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, परेशानी पैदा करना। किसमें? जो पहले से ही वर्कलोड है पीएफ अथॉरिटीज़ का, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी लोग हैं, पहले से ही काम बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा काम आ जाएगा तो इनका वर्कलोड और बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका जो नॉर्मल वर्कलोड है उसको ये बाधित करेगा, डिसरप्ट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा था सर्कुलर हैज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। देखो, टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है, टेक इनटू अकाउंट, ये क्या है? ये एक फ्रेज है।
व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कंसीडर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है सोचना विचारना। तो इस परिपत्र में कोई सोच विचार नहीं किया गया है, किसके बारे में? उन फैक्टर्स के बारे में, उन कारकों के बारे में। इन द बैकड्रॉप ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, इन द बैकड्रॉप का मतलब होता है इस पृष्ठभूमि, मतलब कोविड-19 के पेंडेमिक का भी असर पड़ा है, इसकी चर्चा ही नहीं की गई इस परिपत्र में। तो इस परिपत्र में कोविड-19 जो महामारी थी उसके जो कुछ कारक थे उसके बारे में विचार नहीं किया गया है। सम एम्प्लॉयर्स, कुछ जो नियोक्ता हैं, कुछ जो कह सकते हो कि रोजगार देने वाले हैं, हैविंग सफर्ड अ सीवियर फंड क्रंच, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, एक एक बात ध्यान से सुननी है, एक एक बात नोट करनी है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, क्योंकि जब लिखोगे नहीं तो रिवीजन कहाँ से करोगे, तो लिखना है आपको। हैविंग सफर्ड का मतलब है ऐसा होने के बाद। तो सफ़र दोनों तरह की वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव भी होती है, एक इंट्रांजिटिव भी होती है। ट्रांजिटिव हो तो सीधा इसका ऑब्जेक्ट लग जाता है, जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट सीधा अ सीवियर फंड क्रंच, तो क्रंच यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। ये अगर इंट्रांजिटिव होती है तो इसके बाद में फ्रॉम लगता है, प्रेपोजिशन, ये ध्यान रखना है। तो कुछ एम्प्लॉयर्स क्या करने, फंड क्रंच, क्रंच एक्चुअल में वैसे तो कमी होती है लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी मान लो, और डिफिकल्टी किस चीज़ की है? फंड की डिफिकल्टी, मतलब फंड इतना नहीं जुटा पाए, फंड इनके पास नहीं था, पैसा इनके पास नहीं था। सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है कि कुछ एम्प्लॉयर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों की कमी को सहा है, हैव रेस्ट्रिक्टेड, ये एम्प्लॉयर्स की वर्ब है, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है, इन्होंने रोक दिया है क्या? अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, किसमें? स्टैट्यूटरी सीलिंग, मतलब जो एक लिमिट डिसाइडेड है कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, इवन दो, यद्यपि, टिल द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? सडन एक प्रकार से स्प्रेड, अचानक से फैलाव बीमारी का, युद्ध का, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। मतलब कम से कम जब पेंडेमिक नहीं शुरू हुई थी ना, तब तक तो ये कर रहे थे। दे हैड लाइक मैनी अदर्स, बहुत सारे और लोग हैं उनकी तरह इन्होंने भी क्या किया था? दे हैड बीन मेकिंग, वो कर रहे थे, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपना योगदान, इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी सीलिंग, मतलब जितना कानूनी रूप से डिसाइड है उससे भी ज़्यादा ये पैसा वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन जैसे ये कोरोना आया उसके बाद पैसों की कमी हो गई तो इन्होंने इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करना ही बंद कर दिया, ठीक है। दे की वर्ब है वो हैड बीन मेकिंग है, ठीक है। और आउटब्रेक का मतलब सडन स्प्रेड ऑफ अ डिजीज और वॉर या फाइट, ये सब है। क्रंच का डिफिकल्टी है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ये दोनों वर्ड हम पढ़ चुके। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगली और सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट। फिर कह रहा है द ईपीएफओ हैज टू शेड लाइट। शेड लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, प्रकाश डालने का मतलब है एक्सप्लेन करना, सीधा सीधा समझिए इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो चाहे आपको दे रखा हो थ्रो लाइट या दे रखा हो शेड लाइट, दोनों का मतलब है एक्सप्लेन करना। तो ईपीएफओ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? ऑन हाउ इट विल कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब लिखो काउंट करना, गणना करना, गिनती करना, काउंट, COUNT, कि कैसे ईपीएफओ जो है वो काउंट करेगा पेंशन को ऐसे एम्प्लॉयज की। तो ईपीएफओ को यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि तुम इस प्रकार के जो एम्प्लॉयज हैं जिसके एम्प्लॉयर पीएफ फंड के अंदर पैसा डाल ही नहीं रहे क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं, तो उनको आप किस कैटेगरी में डालोगे ये सोचना है। ईपीएफओ की वर्ब है वो हैज है और इट की वर्ब है वो विल कंप्यूट है। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्लेस का मतलब कि यूँ कह दो इररेलेवेंट होना, ठीक है, असंगत होना, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये कोई इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि नोट दे रखा है तो ये खुद ही नेगेटिव और नोट दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, तो इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। तो ऐसा है कि ये तर्क संगत है बात, ठीक है, ये लॉजिकल बात है, रेलेवेंट बात है। टू सजेस्ट, कि हम ये सुझाएं दैट द टाइम पीरियड बी एक्सटेंडेड, कि जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर दिया जाए? एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो ये तो तर्क संगत बात है यहाँ पे। नेवरदलेस, इसका मतलब होता है फिर भी। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? फिर भी। फिर भी विद द ईपीएफओ हैविंग टू कंप्लाई विद, ये काम की बात है। कंप्लाई विद, कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ठीक है, कंप्लाई में विद लगता है। इसके अलावा स्टिक है, स्टिक के साथ टू लगता है ना। इसके अलावा एडहेर है, एडहेर के साथ टू लगता है। तो ये सभी का मतलब ही पालन करना ही होता है, लेकिन अलग अलग प्रेपोजिशन है। कंप्लाई में विद लगता है, स्टिक में टू लगता है, एडहेर में टू लगता है, ठीक। तो क्या कहना चाहता है कि फिर भी विद द ईपीएफओ हैविंग टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर। अब ईपीएफओ को मानना तो पड़ेगा कोर्ट का आदेश।
इट शुड एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना, बढ़ा देना गति को। तो इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए गति। क्या, इशूइंग ऑल इट्स गाइडलाइन, जितनी भी गाइडलाइन उसको जारी करनी है उसकी गति बढ़ा दो। विद क्लियर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण होने चाहिए, ठीक है। ऑन हायर पीएफ पेंशन, किस चीज़ को लेकर, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा पीएफ पेंशन की आप बात कर रहे हो उसके बारे में उदाहरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। फिर समझिए, फिर भी ईपीएफओ को चूंकि कोर्ट के आदेशों का पालन तो करना ही पड़ेगा। हैविंग टू है मतलब ऐसा करना पड़ेगा, चूंकि हैविंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि विद लगा रखा है, विद प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन के बाद में आईएनजी लगता है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या मतलब, इट किसके लिए आ रहा है, ईपीएफओ के लिए आ रहा है। इसको एक्सपेडाइट करना चाहिए, इसको स्पीड अप करना चाहिए, इसको एक्सेलरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सपेडाइट, क्या इसकी सभी गाइडलाइंस को फटाफट से निकाले, जारी करे, और उसमें क्या हो, स्पष्ट उदाहरण हो, किसको लेकर, हायर पीएफ पेंशन को लेकर। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, और इसके जो नेक्स्ट सेशन होगा, मीन्स कल वाला सेशन है, मिलेंगे ही ठीक शाम 5 बजे। पिछले सेशंस को रिवाइज करते रहो, पिछले सेशन की वोकैब को रिवाइज करते रहो, क्योंकि जब तक पिछले सेशंस रिवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में वही वोकैब रिपीट हो जाए और आपको वो ना आए। अगर आपको वोकैब आती हुई होगी, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हुई होंगी तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अदरवाइज आपको नीरसता लगेगी, आपको ये चीज़ें इंसिपिड लगने लग जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सब कुछ पढ़ना छोड़ दोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंटेन रखो चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करो इस सेशन को, तो आपको पिछले सेशंस को रिवाइज करना ही चाहिए। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।